Hello everyone, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. In today's video, we are going to draw a perspective sketch on sheet. जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्जाम में हमें शीट पे बनाना होता है, तो हमें शीट पे वीडियोस चाहिए। देखो शीट पे हो गया या फिर कंप्यूटर स्केचेस हो गए, दोनों में टेक्निकली कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। टेक्निकली उसे सेम तरीके से ही ड्रॉ किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर आप शीट पे देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शुरू में लाइन क्वालिटी कैसे रखनी है, बाद में लाइन क्वालिटी कैसे रखनी है, लेयर बाय लेयर कैसे बनाना है, उसको मेसी कैसे नहीं करना है, माइक्रोन पेन से रेंडर कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएँगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यू आर एट अ रेलवे स्टेशन सिटिंग ऑन अ बेंच विथ योर लगेज वेटिंग फॉर ट्रेन टू अराइव। ड्रॉ द स्केच फ्रॉम इमेजिनेशन। तो चलो फटाफट से स्केच को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ। पर्सपेक्टिव स्केच में अगर हम बॉर्डर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उससे हमारे स्केच को ना एक डेफिनेशन मिल जाती है। आफ्टर दैट आई एम ड्राइंग हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बनता है? वैनिशिंग पॉइंट जहाँ व्यूअर है उसके ही सामने बनता है। तो हमारा जो व्यूअर है वो बेंच पे बैठा है, मतलब वो इसी के सामने बैठा हुआ है। उसके बाद मैं बहुत सारी कन्वर्जिंग लाइंस बना रही हूँ, तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे नीड हो कन्वर्जिंग लाइन की वहीं पे बनाए, मतलब जहाँ पे एलिमेंट्स चाहिए मुझे वहाँ पे बना ले। सब जगह बनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बनाने हैं वहाँ पे मत बनाओ कन्वर्जिंग लाइन। तो लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे रेलवे के लिए बनाई है, ट्रेन के लिए बनाई है लाइन्स, और राइट साइड में प्लेटफ़ॉर्म के लिए लाइन्स बनाई है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा देख लेंगे कि क्या-क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, उस हिसाब से एलिमेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो मैंने ट्रेन बनाई है, उसमें कोचेज़ जितना पीछे जा रहा है ना, उतना ज़्यादा छोटा होता चला जा रहा है। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? आफ्टर दैट आई एम ड्राइंग हियर व्यूअर। मैं यहाँ पे व्यूअर बना रही हूँ, मतलब जो बेंच पे बैठा है। हमें बोला गया था ना कि व्यूअर जो है वो बेंच पे बैठा है, तो मैं वही व्यूअर को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, एंड साथ में थोड़ा-सा लगेज भी बना रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि यू आर सिटिंग विथ योर लगेज। लगेज के साथ आप लोग जो है वो बैठे हो, लगेज के साथ हमारा व्यूअर बैठा है। तो लगेज बनाना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बनाएँगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन फिगर नहीं बनाएँगे, तो मेरा रेलवे स्टेशन अच्छा नहीं लगेगा। एंड यू नो कि इंडियन रेलवेज़ पे कितनी भीड़ होती है ना? अगर कोई भी कोच की बात कर लें हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट क्लास की बात कर लें, सेकंड क्लास की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, और अगर ट्रेन आने वाली है तब तो भीड़ होगी ही। तो उस हिसाब से ह्यूमन फिगर्स को ड्रॉ करेंगे। कम से कम आप 5-6 ह्यूमन फिगर बनाओ, 1-2 पास से और बाकी दूर से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1 ह्यूमन फिगर बनाया है पास से, ये कूली, एंड बाकी मैं 2 प्रॉपर सिटिंग में बना रही हूँ, तो वो बहुत छोटे हाइट। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हॉराइज़न लाइन तक मैंने ह्यूमन हाइट नहीं रखा है। मैंने उससे थोड़ा ऊपर रखा है ह्यूमन हाइट को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्केच है वो बिलो आई लेवल है, और ये बिलो आई लेवल क्यों है? क्योंकि जो हमारा व्यूअर है वो बेंच पे बैठा है, वो स्टैंडिंग फिगर में नहीं है, वो सिटिंग पोज़ीशन में है। और अगर वो सिटिंग पोज़ीशन में है, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्केच जो है वो बिलो आई लेवल हो गया, ठीक है? तो उस हिसाब से ह्यूमन फिगर्स को बनाएँगे। कुछ ह्यूमन फिगर्स सामने से और कुछ ह्यूमन फिगर पीछे से, ठीक है? और ये सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा इरेज़ कर लेंगे, एंड फिर फाइनली माइक्रोन पेन से डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसा नहीं करना है कि पहले प्रॉपर पेंसिल से बनाया, फिर पेंसिल से डिटेलिंग करी और फिर माइक्रोन पेन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। हमें नहीं करना है ऐसे, ठीक है? आप पहले बेसिक बनाओ और फिर उसके बाद इरेज़ करके डायरेक्टली माइक्रोन पेन से डिटेलिंग जो है ना उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे जो हैंड है ना वो सबसे पास है, मतलब मैं अगर देखूँगी व्यू को, तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगी? सबसे पहले मैं अपने हैंड्स को ही तो देखूँगी, सबसे पहले जिस बेंच पे मैं बैठी हूँ वही तो देखूँगी। तो उसको प्रॉपर डिटेल में बनाना है, और जो पीछे चीज़ें हैं उसको हम कम डिटेल दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें पास है उनको हमें प्रॉपर डिटेल में बनाना है। जैसे कि यहाँ पे जो कूली है, ठीक है? कूली बहुत पास खड़ा है तुम्हारे, बहुत दूर नहीं खड़ा है, वो तुम्हारे बहुत पास खड़ा है। तो मतलब क्या? उसको हम लोगों को अच्छे से रेंडर करना पड़ेगा, उसको हमें प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी। अब डिटेलिंग का मतलब क्या है? मैं यहाँ डिटेल का मतलब क्या है कि प्रॉपर मसल्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है? उसने जितने भी उसके पास एलिमेंट्स हैं, जितने सामान है, सब चीज़ों को प्रॉपर रेंडर करना है। उसके जो क्लॉथ्स है ना, उसमें फ़ोल्ड्स भी दिखाने हैं कि ऐसे फ़ोल्ड्स आ रहे हैं उसकी क्लॉथ्स में, ना उसका हैंड ऐसे मूव कर रहा है, उसके इस तरह से मसल्स हैं, जो उसके सर पे सामान है, वो भी अच्छे से डिटेल में बनाने हैं। क्योंकि आप उसे उसका आप एक-एक चीज़ ना बता सकते हो। अगर आप बता सकते हो, तो आप बना भी सकते हो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? सेम यहाँ पे जो इसके आगे एक और पर्सन खड़ा है, ये चाय वाले अंकल खड़े हैं, ये भी मेरे
सबको इक्वली इक्वली दिख रहे हैं, है ना? मतलब जितना ये कूली पास से है उतना ही ये वाले भी ह्यूमन फिगर पास से हैं। तो इसको भी हम अच्छे से डिटेलिंग करेंगे माइक्रोन पेन से, और इसको आप थोड़ा थिक माइक्रोन पेन से आउटलाइन कर सकते हो। जो पीछे वाले हैं ना उनको हम थिन से कर सकते हैं, और ये इतने पास है कि इनके फीचर्स बनाना भी इम्पोर्टेंट है ना। इनको आप फीचर्स जो फेशियल फीचर्स है वो भी इनमें ड्रॉ करो, ठीक है। बाकी जो दूर से ह्यूमन फिगर्स है उनमें अगर नहीं भी ड्रॉ करोगे फेशियल फीचर्स तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हमने विमेन बनाई है, ये जो विमेन बनाई है ना, इसको अगर फेशियल फीचर्स नहीं दोगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे फेशियल फीचर्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओके, सेम ये जो पर्सन यहाँ पे बेंच पे बैठा है इसको भी अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे फेशियल फीचर, थोड़ा सा कम डिटेल में बना दोगे तो इट्स ओके, ठीक है, वो चल जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं एक रेलवे स्टेशन पे, है ना? तो यहाँ पे मैं एक बोर्ड बना रही हूँ, ठीक है? रेलवे स्टेशन का जो नाम का बोर्ड होता है ना, उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, रेलवे पे बोर्ड तो होता ही है ना? नाम का बोर्ड तो होता ही है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये नाम है रेलवे का, तो आपको वो नाम डालना है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में लिख के नहीं मिला है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पुणे जंक्शन लिख रही हूँ। ओके, इंग्लिश में और हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है पुणे जंक्शन, ठीक है? तो नाम का बोर्ड बना दिया है, और नाम के बोर्ड को हम लोग अच्छे से आउटलाइन कर, देखो बहुत ईज़ी है बोर्ड बनाना, और जल्दी भी बन जाता है, अच्छा भी लगता है और स्पेस भी कवर हो जाता है। तो ये तो आपको बनाना ही चाहिए। क कोई भी स्केच हो, भले ही वो रेलवे स्टेशन का स्केच हो, भले ही वो एयरपोर्ट का हो, कोई भी एक्सटीरियर स्केच हो ना, उसमें बोर्ड्स वाला चीज़ तो अच्छा लगता ही है और जल्दी-जल्दी बन भी जाता है, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट आई एम ड्रॉइंग अनदर बोर्ड, ओके, डायरेक्शन वाला, ठीक? तो यहाँ पे डायरेक्शन वाले बोर्ड की जगह तुम खुद सोचो कि और कौन से बोर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ डायरेक्शन वाला, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत से ऐसे डायरेक्शन दिखाते हुए बोर्ड होते हैं कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ है, इस डायरेक्शन में लोकल है, इस डायरेक्शन में टिकट काउंटर है, इस डायरेक्शन में हमारा इस डायरेक्शन में हमारा ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अब ये तो हो गया, इसके अलावा और सोचो और कौन से बोर्ड्स हो सकते हैं। तो रेलवे पे ना ऐसा भी बोर्ड बहुत होता है कि ये वाली ट्रेन इतने टाइम में आएगी, ये वाली ट्रेन लेट है, ये वाली ट्रेन इस प्लेटफ़ॉर्म पे है। तो आपको थोड़ा सोचना है कि कौन-कौन से बोर्ड्स कौन से केसेस में बना सकते हैं। अगर ये वाला एक्सपीरियंस स्केच है, तो इसमें कौन से बोर्ड बना सकते हैं, और बहुत सारे बोर्ड्स की ना प्रैक्टिस कर लो कि बोर्ड को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर तुम्हारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है ना, तो कैपिटल लेटर्स में लिख के सिंपल-सिंपल भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बट थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लो कि अगर नहीं है राइटिंग अच्छी तो उसको तुम कैसे कवर करने वाले हो, ओके? अभी मैं यहाँ पे वॉच बना रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लॉक बना रही हूँ जो कि रेलवे स्टेशन पे होता है। देखो, क्लॉक जो है ना रेलवे स्टेशन पे, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, रेक्टेंगुलर क्लॉक भी होते हैं, तो आपको जैसा बनाना है आप वैसा बना सकते हो। मैं यहाँ पे सर्कुलर वाला बना रही हूँ और बड़ा बना रही हूँ, ठीक है? क्योंकि रेलवे स्टेशंस पे ना क्लॉक जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। और ये भी ध्यान रखेंगे ना कि उसमें टाइम क्या दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है? टाइम आप क्या दिखा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घड़ी में क्या टाइम दिखा रहे हो। अगर बहुत रात का समय है तो रात के समय पे इतने ज़्यादा ह्यूमन फिगर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही दिन का समय है तो होंगे ह्यूमन फिगर्स, है ना? उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टाइमिंग को दिखाएँगे। तो यहाँ पे मैंने 12 ओ क्लॉक का टाइमिंग दिखा रखा है, ठीक है? आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से ह्यूमन फिगर नहीं आता है, तो ह्यूमन फिगर तुम्हारा वीक है, तो तुम बहुत रात का टाइमिंग दिखा सकते हो, ओके? उसके बाद मैं यहाँ पे पीछे से कुछ ह्यूमन फिगर बना रही हूँ और थोड़ा-सा लगेज बना रही हूँ, ठीक है? तो लगेज में आप अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है कुछ भी चीज़ बना सकते हो। तुम ब्रीफकेस बना सकते हो, तुम सूटकेस बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ सिंपली बैग बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो पास हो तो उसको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो पास नहीं है, थोड़ा दूर है, तो ओके, ठीक है? नॉर्मली ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? बाकी जो पीछे ह्यूमन फिगर है ना, उनको उतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप बस ये ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत गलत है, ओके? और जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन को भी रेंडर करेंगे, और ट्रेन बिल्कुल ही इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, इसीलिए उसको कम डिटेल दे सकते हैं। अब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन क्यों नहीं बनाई है, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों बनाई है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम वेट कर रहे हैं, है ना? हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन नहीं बनाई है। तो ऑब्ज़र्वेशन का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप जब आप स्केच बनाते हो ना, तो अगर तुम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तो सही क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो एग्ज़ामिनर है ना, वो आपका ऑब्जर्वेशन भी चेक करता है कि कितना ऑब्जर्व करते हो आप चीज़ों को, क्वेश्चन को कितना सही से पढ़ते हो, और उस हिसाब से कैसे एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हो, ओके? फिर उसके बाद ऊपर मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस बनाया है जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के पे जाने के लिए होता है, ठीक है? आफ्टर दैट थोड़ा-थोड़ा सा देखेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो टॉप सीलिंग पार्ट है
उसको रेंडर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पीछे से पीछे जो है ना ह्यूमन फिगर्स बना रही हूँ, जिससे कि लगे कि जो स्टेशन है उस पे बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं एंड थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग माइक्रोन पेन ऐड कर रहे हैं पास की चीज़ों में और दूर की चीज़ों में भी, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखो कि रेलवे स्टेशन में कैसे-कैसे ह्यूमन फिगर्स होते हैं। लोग लगेज के साथ होंगे, चलते हुए लोग होंगे, है ना? कुछ लोग कुछ बाय कर रहे होंगे। रेलवे स्टेशन पे स्टोर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो देख लेना कि कौन-कौन से स्टोर्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्नैक्स का स्टोर बनाया है, उसके अलावा और भी एसेंशियल के भी होते हैं स्टोर्स, है ना? न्यूज़पेपर का स्टोर होता है, तो उस तरह से थोड़ा-सा सोच लेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? और जो सीलिंग पार्ट है ना, उसको भी जितना डिटेल आप देखते हो पिक्चर में, उतना आप नहीं बना सकते हो, है ना? और देखो बना तो सकते ही हो बट 30 मिनट में नहीं बना सकते, 40 मिनट में नहीं बना सकते हो, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए उसको सिंपल करने का सोचेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं देना है सीलिंग पार्ट को और एक-एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम इतना-इतना टाइम दोगे, तो फिर नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी, ठीक है? इसीलिए जो भी डिज़ाइन देख रहे हो ना, उसको सिंपल वे में बनाओ, ठीक है? सिंपल वे में बनाओगे ना, तो बहुत जल्दी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं फ्लोर पे थोड़ी-सी लाइनिंग्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं फ्लोर फ्लोर कर रही हूँ, ठीक है? और उसको मैंने हल्के माइक्रोन पेन से आउटलाइन किया है। उसको मैं बहुत डार्क माइक्रोन पेन से नहीं कर रही हूँ, जो आपके पास सबसे थिन वाला माइक्रोन पेन हो ना, उससे करो, ठीक है? और पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी पीछे जाओगे ना, उतना माइक्रोन पेन को थिन कर देना है, जितना आगे आओगे उतना ही माइक्रोन पेन को थिक कर देना है, ठीक है? तो इससे आपके स्केच में ना डेप्थ दिखेगी, ठीक है? और फिर उसके बाद सारे जितना भी पेंसिल लाइन्स है ना, उनको इरेज़ कर देंगे और थोड़ा-सा चाहो तो आप कलर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्रश पेन यूज़ किया है ग्रीन और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि रेड का लाइट किया है, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो रहा है ना? तो बिल्कुल रेड नहीं लिया मैंने क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने रेड का एक लाइट वर्ज़न ले ली, ठीक है? तो कलर स्कीम के हिसाब से अप्लाई करोगे ना, तो और अच्छा लगेगा स्केच, ठीक है? कि अगर ब्लू ले रहे हो तो ब्लू के साथ कौन-सा लिया या फिर सिर्फ़ एक कलर, सिर्फ़ ब्लू भी या फिर सिर्फ़ ग्रीन भी लगाओगे ना, तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ा-सा क्रिएट करी हूँ डेप्थ। डेप्थ जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आगे वाले को थोड़ा थिक कर देंगे, तो मैंने एक थिक माइक्रोन पेन लिया है, उससे आगे वाली चीज़ों को मैं थोड़ा-सा आउटलाइन करी हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि डेप्थ क्रिएट हो जाएगी स्केच में, है ना? और पीछे जितनी भी चीज़ें हैं, उनको मैं डिटेल नहीं प्रोवाइड करूँगी, तो उससे भी मेरे स्केच में डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर दैट अ, वी कैन यूज़ पेंसिल कलर्स ऑल्सो, ठीक है? पेंसिल कलर्स भी हम जो हमने ब्रश पेन यूज़ किया है ना, उसकी जगह पे हम चाहे तो पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने ये सब बना दिया, अब मुझे थोड़ा-सा ये करना है कि मुझे आगे वाली चीज़ों को ना थोड़ा शेड करना है, तो मैं माइक्रोन पेन से भी कर सकती हूँ और पेंसिल कलर से भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंसिल कलर लिया है और इससे मैं थोड़ा-सा शेडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल ना थोड़ा ब्लैक-ब्लैक हो जाता है ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ी देर। जब तुम बनाओगे तब तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में थोड़ा ब्लैक-ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैंने ब्लैक पेंसिल कलर लिया है और उससे मैं थोड़ा-सा शेडिंग कर रही हूँ, तो ये इससे आपका स्केच में ना अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो डार्क के लिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है और थोड़ा-सा जहाँ पे मुझे लाइट दिखाना है, वहाँ पे मैंने ग्रे यूज़ किया है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि स्केच बाद में ब्लैक भी नहीं होगा और स्केच मेरा अच्छा भी दिखेगा, ठीक है? तो ये वर्क कर सकता है। आप सोचो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आप कोई अदर मीडियम चूज़ करना चाहते हो, वो भी चूज़ कर सकते हो, उसको भी अप्लाई कर सकते हो, तो उससे भी आपका स्केच जो है ना, वो अच्छा दिखेगा, ठीक है? सो यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ये कुछ हमारा निकल के आया है फाइनल स्केच माइक्रोन पेन से। थोड़ा मैंने पेंसिल कलर भी ऐड किया है और थोड़ा ब्रश पेन भी ऐड किया है और कुछ ऐसा हमारा जो स्केच है ना, वो दिख रहा है, ठीक है? तो तुम सब भी इसको प्रॉपर्ली बनाओ, ट्राई करो और हमें सेंड करो, ठीक है? आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी और सबने साथ-साथ में ड्रॉ किया होगा। देखो रेलवे स्टेशन के तुम्हें बहुत सारे इंटरनेट पे स्केचेस मिल जाएँगे, कुछ बहुत बेसिक, कुछ जो है वो अच्छे से डिटेल मिल जाएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप केस के हिसाब से कैसे सॉल्यूशन बनाते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आई लेवल को कैसे सेट करना है। जैसे आज हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप बेंच पे बैठे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बेंच पे बैठे हो तो आपका आई लेवल क्या होना चाहिए, उसे कहाँ प्लेस करना है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें कैसे बनेंगी। तो देखो पर्सपेक्टिव स्केच में मास्टर करने का ना 3 स्टेप्स होता है। तो पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको टेक्निक्स पता होने चाहिए, ठीक है? टेक्निक्स को समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद होता है बेसिक, बेसिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि बेसिक से ज़्यादा एडवांस लेवल इम्पोर्टेंट होता है, बट बेसिक्स इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करना, बेडरूम की प्रैक्टिस करना, किचन की प्रैक्टिस करना, स्ट्रीट की प्रैक्टिस करना, विदाउट ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करना, विथ ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करना और उन सब का करेक्शन करवाना। बेसिक लेवल पे अगर तुम करेक्शन करवा लेते हो टीचर से, तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप बेसिक लेवल पे नहीं करवाते हो, तो फिर आपको एडवांस लेवल पे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, वो तो सब जानते हैं
कि बहुत सारा रिसर्च करो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का स्केच बनाओ और अपने आप प्रैक्टिस से आपकी लाइन क्वालिटी भी अच्छी होगी, फिनिशिंग भी अच्छी होगी और बहुत ही अच्छा स्केच तुम बनाने लगोगे। ठीक है? So now, if you want to crack JEE ARC or NATA with proper guidance, you can book a free demo class from our website or from below link. Or if you want to know about little bit courses, तो lastly clip है उसको देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC, we specialize in helping students crack the NATA and JEE ARC examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE ARC exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.